वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 8 में। और हमने पिछली वीडियो में ये मेडल और जो ये भेड़िया है इसे बना लिया था। और अब आने वाली वीडियो के अंदर, मतलब इसी वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं इसके ऊपर का भाग जो कि चेन को पकड़े हुए है। तो अगर आज तुम्हें मेरी आवाज़ में थोड़ी कमी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो चुका है। और हमारी शुरुआत करते हैं इसे बनाने से। तो इस पिक्चर के अंदर अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये दोनों के दोनों कुछ लगभग सेम से ही लग रहे हैं। तो मैं इनसे नहीं बनाने वाला, मैंने एक और पिक्चर में देखा था। मैं ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को अलग बनाऊंगा जो इस चेन को पकड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। नीचे वाले को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, नीचे वाला तो बहुत ही आसान है क्योंकि ब्लेंडर ने हमारे लिए आसान बना रखा है। शिफ्ट ए को एक बार, हर बार की तरह हमें शॉर्टकट को ऑन करना होगा जिससे कि तुम्हें यहाँ नीचे दिखे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम जाएंगे मैश के अंदर। एक टॉरस नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो कि हमें बिल्कुल वैसी शेप देता है, गोल गोल। मैं एस प्रेस करूँगा और इसे छोटा करूँगा। जो नम पैड के अंदर जो एक डॉट का निशान है उसे तुम क्लिक करोगे तो ये एकदम उसके ऊपर जूम हो जाता है। जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होते हैं वो नहीं, जो कीबोर्ड के साइड में जो बटन होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ तुम जो डॉट का निशान है उसे पीरियड ऐसा ही कुछ नाम है उसका, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जूम हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसे तुमने सेलेक्ट कर रखा है। एस प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा छोटा करेंगे, जी प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर चला जाएगा। मैं 7 प्रेस कर लेता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो एडजस्ट कर लेना आवाज़ को। और अब बारी है हमारे उस ऊपर वाले भाग को बनाने की जो कि ये नहीं है, ये है। हाँ, इसे बनाना भी इतना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। मैं एक बार इन सारी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैंने एच दबाया है और शिफ्ट ए। हम इसे बनाने वाले हैं एक क्यूब की मदद से जो कि ये रहा। हम इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे तो मैं एस प्रेस करूँगा और एक्स प्रेस करूँगा। ये बिल्कुल, हमें बिल्कुल प्लेन नहीं करना है, बट हमें थोड़ा सा इसे साइड से और फ्रंट से दोनों तरफ से इसे थोड़ा छोटा भी करना है और चौड़ा भी कम करना है। इतना ज़्यादा हमें नहीं रखना है। इतना शायद ठीक है और बाकी हम बाद में कर लेंगे। हम एडिट मोड के अंदर जाएंगे, नीचे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हुए नहीं सारे के सारे क्योंकि सामने वाले हो गए लेकिन ये नहीं हुए। और इन्हें सेलेक्ट करने के लिए हमें एक्सरे मोड के अंदर जाना होगा। तो शिफ्ट जेड दबाओगे तो तुम डायरेक्ट अपने एक्सरे मोड को ऑन कर सकते हो। और अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो इसके नीचे के जो जितने भी भाग हैं वो सब सेलेक्ट हो गए हैं। हम वर्टिसेस मोड पे जाएंगे और वापस से मैं 3 प्रेस करूँगा साइड व्यू में जाने के लिए। और अब हम इसे नीचे से थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे। मैं जी प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा ताकि ये ऊपर चला जाए थोड़ा। और अब अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो नहीं नहीं नहीं, मैं ए प्रेस करूँगा और मैं एस प्रेस करूँगा ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। और नहीं, ये इतना ही ठीक है। एस प्रेस करूँगा और एक्स की तरफ से थोड़ा सा इसे छोटा कर लूँगा। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर तुम्हें दिख रहा है पिक्चर के अंदर, जो कि हमारी पिक्चर कहाँ है, ये रही। अब तुम्हें अगर पिक्चर के अंदर दिख रहा है तो ये नीचे से तो पतला है लेकिन ऊपर से मोटा है। और हमें बिल्कुल ऐसा ही शेप चाहिए जो कि हमने क्रिएट कर लिया है। और मैं इसका आधा भाग बनाऊंगा और आधा भाग जो हम मॉडिफायर का यूज़ करते हैं उसके उसके अंदर एक मॉडिफायर है, मिरर मॉडिफायर, जिससे कि हम उसका आधा भाग डुप्लीकेट करेंगे। तो पहले इसे क्रिएट करते हैं। मैं एक दबाऊँगा फ्रंट व्यू में जाने के लिए। और अब हम इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो इसके अंदर लूप कट लग जाएंगे जो कि मैं अपने अनुसार 2-3 जगह है, जैसे कि नमक स्वादानुसार है वैसे अपनी जगह लगा लो। जैसे जैसे तुम्हें सही लग रहा है, इसे बेंड करना है हमें उसी की तरह। तो मैं इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा और ध्यान रखना तुम्हारा एक्सरे मोड ऑन हो, नहीं तो ये जो साइड वाले हैं ये सेलेक्ट नहीं होंगे और फिर हमें दिक्कत होगी। मैं आर प्रेस करूँगा और हम इन्हें थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे। और जो जी प्रेस करूँगा इन्हें थोड़ा इस साइड लाने के लिए। और वापस से मैं आर प्रेस करूँगा और हमारी बात बन जाएगी। मैं वापस से एक लूप कट और ऐड करूँगा इसे थोड़ा सा सही बनाने के लिए। हमें इसे थोड़ा सा ऐसे गोलाई के ऊपर बनाना है, इतना तो तुम अभी तक समझ ही गए होगे।
कि हमें इसका शेप है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे गोल टाइप में चाहिए। बाद में हम इसके ऊपर सब डिवीज़न सरफेस और जो मॉडिफायर है वो अलग अलग लगाएंगे, तो ये उसका शेप है वो एग्जैक्ट उसी की तरह हो जाएगा। बट एक बार हमें इसे कुछ हद तक तो बनाना ही पड़ेगा इसका जो शेप है उसकी तरह। तो इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, मैं आर प्रेस कर रहा हूँ रोटेट करने के लिए, इतना तो तुम्हें पता होगा। वो जो इसके बेसिक टूल हैं उन्हें तो मेरे हिसाब से तुम्हें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर तुम्हें ये याद होंगे तो अच्छी बात होगी, तुम्हारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और हमें इन्हें थोड़ा सी एंड आर टू रोटेट, ठीक है, और सी और जी प्रेस करो और कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये स्नैप होगा। जैसे जैसे मैं इसे आगे कर रहा हूँ तुम्हें दिख रहा है तो ये स्नैप हो रहा है। और इसके साथ अगर तुम्हें कंट्रोल प्रेस करना है तब ये स्नैप होगा। और मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ माउस से, जिससे कि ये एक जगह स्टिक हो जाएगा। अब बारी है हमारे नीचे वाले पॉइंट को भी इसी तरह से स्नैप करने की, ताकि ये एक ही पोजीशन के अंदर आए और हम जब इन्हें मिरर करें तो हमें दिक्कत ना हो। ये एक पोजीशन के अंदर तो नहीं ही आएंगे, मुझे इसे मैन्युअली करना पड़ेगा और तुम भी इसे मैन्युअली कर लेना ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, हमारा लगभग तो तैयार हो चुका है। अब बारी है, मैं शिफ्ट जेड दोबारा दबाऊंगा एक्सरे मोड को बंद करने के लिए। और अगर ये तुम्हें दिख रहा है तो ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है, इतना स्ट्रेट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट जेड दोबारा से दबाऊंगा। मैं फ्रंट व्यू के अंदर जाऊंगा वन प्रेस करके और इसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे गोलाई क्यों, ठीक है, अभी के लिए ठीक है और बाकी बाद में देख लेंगे। अब हमें, जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ओरिजिन पॉइंट का जो मतलब है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब वो बताने का समय आ गया है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब है कि जहां हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो इस जो ये ऑब्जेक्ट हमने अभी क्रिएट किया है इसके सेंटर के अंदर एक जो येलो डॉट है वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ये येलो डॉट ही ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब है जहाँ से हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे रोटेट कर सकते हैं, और जो कुछ भी चीज़ है वो इसी डॉट से होती है। यानी कि अगर हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करेंगे तो मिरर मॉडिफायर को कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से मिरर हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट उसी को बताता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात से समझ नहीं आया तो। अगर मैं आर प्रेस करूँगा तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये ओरिजिन पॉइंट से ही रोटेट हो रहा है। और ओरिजिन पॉइंट का इतना ही मतलब है कि ये यही बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है। और ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ मॉडिफायर का यूज़ करते हैं जिनमें ओरिजिन पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अगर कोई डोर बनाया है और उस डोर को ओपन करना है तो उस समय हमें ओरिजिन पॉइंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर डोर बनाया है तो डोर को ओपन करेंगे तो रोटेट कर कर ही ओपन करेंगे, और रोटेट करेंगे तो वो तो साइड से ओपन होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे घूम रहा है। तो हमें ओरिजिन पॉइंट को उस वक्त यहाँ लाना होगा जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से मूव हो। तो आई होप ओरिजिन पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में तुम्हें और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब हमें इस ओरिजिन पॉइंट को हमारे इस टॉप ऊपर वाली लाइन के ऊपर लाना है, ताकि हम अपने मॉडिफायर यानी कि जो मिरर मॉडिफायर है उसे यूज़ कर पाएँ। तो उसे हमें लाने के लिए सबसे पहले तो एडिट मोड के अंदर जाएंगे और जो ऊपर वाली लाइन है इसे सेलेक्ट करेंगे, ये लाइन रही। और अब मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा और कर्सर टू सिलेक्टेड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कर्सर टू सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो 3D कर्सर है वो इसके बीच में आ गया। अब मैं टैब दबाऊंगा और वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ गया। हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जो सेट ओरिजिन है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट था, उसे अब हम इस लाइन के ऊपर लाएंगे। तो जो ओरिजिन टू जियोमेट्री और ओरिजिन टू 3D कर्सर है, हम ओरिजिन टू 3D कर्सर, क्योंकि हमने 3D कर्सर की जो जगह है उसे बदला है, तो हम ओरिजिन टू 3D कर्सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ हमारा 3D कर्सर है वहाँ हमारा अब जो कि ओरिजिन पॉइंट है वो आ गया है।
और ऐसा ही हमें चाहिए क्योंकि हमें मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करना है। और अब बारी है, जो ये फेसेस हैं ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि जब ये मिरर करेगा तो ये दोनों को साथ में जोड़ देगा। तो टैब दबाएंगे और मैं फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाऊंगा और जो सामने वाला फेस है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। और ऐसे ही हम बिल्कुल जो नीचे वाला फेस है हम इसे भी डिलीट कर देंगे। तो मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। अब बारी है हमारे मिरर मॉडिफायर की। तो मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाऊंगा और मॉडिफायर टैब जो ये नीचे तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर तुम कर्सर लेकर जाओगे और कुछ देर इंतज़ार करोगे तो तुम्हें एक टैब दिखेगा जिसके अंदर इनका नाम है और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैं इस सिरिंज के ऊपर कर्सर को कुछ देर अगर लगाए रखूं तो इसका नाम है जो मॉडिफायर वो दिख रहा है और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम इसके अंदर पहुंच जाओगे। ऐड मॉडिफायर के ऊपर क्लिक करना है और अब तुम्हें सर्च करना है हमारा मिरर। तो मिरर मॉडिफायर हमारा आ चुका है और अब तुम्हें दिख रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो गया। अब कुछ गैप दिख रहा है इसके बीच में, हम इसे फिल करेंगे और वो हमारा इस मॉडिफायर के थ्रू ही हो जाएगा। ऊपर वाले के बीच में तो गैप नहीं है लेकिन हमारा जो नीचे है इसके अंदर थोड़ा सा गैप है जो कि जगह रह गई थी। तो अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है मर्ज, मर्ज के साइड में तुम्हें एक पैनल दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे बढ़ाओगे तो जो हमारी खाली जगह थी वो भर गया है। और तुम्हें इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि मर्ज का मतलब है जोड़ना दो चीज़ों को। तो इनके बीच में जो जगह थी वो भर चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से और बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। और हमारा जो मॉडल है वो तैयार हो गया है। मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा और अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से हमें देखना होगा कि जो हमारा मिरर मॉडिफायर है वो सही तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें उसे मैन्युअली तरीके से अप्लाई करना होगा। मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और अगर मैं जी प्रेस करूँगा तो तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों अच्छी तरीके से बिल्कुल जुड़ चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। और ऐसे ही मैं नीचे वाले को भी देखूँगा तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुके हैं एक दूसरे के अंदर। मैं टैब प्रेस कर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आऊँगा और अब हम सब डिवीज़न सरफेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो ऐड मॉडिफायर के ऊपर मैं सर्च करूँगा सब डिवीज़न सरफेस। तो जो सेकंड नंबर पर जो मॉडिफायर आया है हमें उसे अप्लाई करना है, जो कि मैंने किया। और अगर तुम्हें दिख रहा है तो उसके अंदर वही दिक्कत है जो कि हमें हर बार सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई करने पर आती है। तो मैंने इसके अंदर कुछ लूप कट ऐड नहीं किए। जैसे कि मैं तुम्हें हर बार बोलता हूं कि हम जब भी सब डिवीज़न सरफेस को अप्लाई करते हैं तो हमें लूप कट लगाने होते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो उसके साथ। वो मैंने तुम्हें और बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया है। अगर पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। तुम्हें मैंने सब डिवीज़न सरफेस को बहुत अच्छे से समझाया है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तुम्हें बस कंट्रोल आर प्रेस करना है और लूप कट लगाने हैं। और मेरी मानो तो तुम अगर पहली वीडियो से फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि तुम्हें फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते रहेंगे इन अलग अलग टूल के बारे में। इन्हें एकदम ज़्यादा पास मत कर देना वरना ये जो एकदम शार्प एज है वो हमें पूरी तरीके से मिलेगा और जो एक स्मूथनेस है वो नहीं मिलेगी। और हमें स्मूथनेस चाहिए तो इसलिए हम थोड़ा सा इनसे दूरी पर ही जो लूप कट है उन्हें अप्लाई करेंगे। और मेरे हिसाब से तो मैंने इन सभी के ऊपर लगा दी है। मैं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आऊँगा और वापस से हम अपना सब डिवीज़न सरफेस है उसे अप्लाई करेंगे। और हाँ, इस बार ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अप्लाई हुआ है। मैं इसके जो व्यू पोर्ट पॉइंट है उसे बढ़ा दूँगा। और अगर तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो तुम इस जो व्यू पोर्ट जो लेवल है इसे मत बढ़ाना, जो रेंडर पॉइंट है इसे 2 पर रख लेना। व्यू पोर्ट का मतलब है कि जो हमें दिखाई दे रहा है और रेंडर का मतलब है जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। और हाँ, मुझे कमेंट में एक बंदे ने सवाल पूछा था कि हम अपनी जो फाइल है ब्लेंडर की उसे सेव कैसे करें। तो ब्लेंडर की फ़ाइल को सेव करने के 2 तरीके हैं। एक तो कि हम इस फाइल को सेव करें, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस, जो कि मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा। और दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट
अगर हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो इस फाइल को हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसके अंदर तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने मॉडल को किसी और को भी भेज सकते हो। तो एक्सपोर्ट और सेव में यही डिफरेंस है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें सेव भी कैसे करना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो हमारा जो इसका लुक है वो भी ठीक है। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। कंट्रोल ए से अप्लाई कर सकते हो या फिर तुम वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हें अगर दिख रहा है तो इसके अंदर कुछ लाइनें दिख रही हैं, तो मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा और शेड स्मूथ करूँगा, जिससे कि वो जो लाइनें दिख रही थी वो गायब हो गई और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि हमारे जो भेड़िया और वो मेडल है वो भी थोड़े छोटे हैं। मैं Alt H प्रेस करूँगा उन सारी चीज़ों को अनहाइड करने के लिए। और अब हमें इस जो इमेज है हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। डिलीट करने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं अब जो हमने इसे बनाया है हमें इसे रोटेट करना होगा। मैं R प्रेस करूँगा और Z के ऊपर 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा। और अब बारी है इसे एक्स एक्सेस के ऊपर रोटेट करने की, तो R X और 90 मुझे -90 करना होगा। -90 हाँ अब सही है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही हो गया है। और मैं 7 प्रेस करूँगा टॉप व्यू में जाने के लिए, Z प्रेस करूँगा और इसे इसकी पोजीशन पे सही तरीके से लगाऊंगा। तो गाइस यार हमने इस पार्ट को तो बना लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ स्क्रप्टिंग के टूल्स के बारे में बता देता हूँ। स्क्रप्टिंग हम थोड़ी कल करेंगे और उस चैन की मॉडलिंग भी हम कल मतलब कल तो नहीं, शायद परसों आने वाली अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी हम स्क्रप्टिंग टूल के अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें उनके बारे में बता देता हूँ। और एक ज़रूरी चीज़ है जो तुम्हें बतानी है इसके अंदर, तो मैं कंट्रोल के साथ टैब दबाऊँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो एक चार्ट सा है वो आ जाएगा। और नीचे अगर तुम्हें स्क्लप्ट मोड दिख रहा है तो इसके अंदर हम सीधे ही जा सकते हैं, हमें बार बार यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल और साथ में टैब दबाओगे तो तुम्हारे यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे जो इस ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है वो भी आ जाएंगे। तो मैं स्क्लप्ट मोड के अंदर चलता हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत सारे ब्रश हैं, लेकिन इन ब्रशेस के अंदर जो एक दो सेटिंग्स हैं वो सेम है बिल्कुल। जैसे कि दो शॉर्टकट हैं। अगर तुम F दबाओगे तो तुम इन ब्रश का साइज़ कंट्रोल कर सकते हो। F से बहुत छोटा कर सकते हो और बहुत बड़ा कर सकते हो। तो इसे हमें एडजस्ट करना होता है। हर ब्रश के अंदर ये सेम सेटिंग है। और शिफ्ट F दबाओगे तो तुम इसके जो पावर है उसे कंट्रोल कर सकते हो। पावर का मतलब है कि जैसे हम एक पेंसिल का उदाहरण ले लो। जैसे हम पेंसिल बहुत ही हल्की चलाते हैं और एक बहुत ही मतलब गहरी चलाते हैं, तो उसी से इसकी पावर का अंदाज़ा लगा लो। मतलब शिफ्ट F दबाओगे, एक इसकी फुल पावर है और 0 इसकी मिनिमम पावर है। तो तुम इसी के बीच में इसे बार बार इसकी वैल्यू को चेंज करोगे इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम और ज़्यादा करने के लिए। और एक जो चीज़ तुम्हें इन टूल के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए वो है कि तुम कोई भी टूल ले लो जिसका जो काम है, अगर तुम्हें उसके विपरीत काम कराना है, जैसे कि मैं तुम्हें एक टूल का एग्जांपल देकर बताता हूँ। पहला टूल ले लो। हमारे पास पहला टूल है ड्रॉ, और जिसके शॉर्टकट भी तुम्हें ऊपर नीचे दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ बने हुए आ रहे हैं। तो तुम इन शॉर्टकट को याद कर सकते हो। जितने जितने मेन ब्रश शायद 2 या 3 हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है हमारा ड्रॉ ब्रश। जो मैं तुम्हें बता रहा था वो ये था कि अगर तुम इस ड्रॉ ब्रश का काम है, ये देखो, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसे काट रहा है, मतलब एक गड्ढा सा बना रहा है, उसे डीप बना रहा है। मैं एक बार इसे अंडू कर देता हूँ। तो अब जो ब्रश है हमें इसके विपरीत अगर काम लेना है, यहाँ पर तो ये गड्ढा बना रहा है लेकिन हमें इसके अंदर वैल्यू फिल करनी है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू को ऐड करेगा। अब अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये उसे मतलब गड्ढे की तरह डीप नहीं बना रहा है, इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। तो कंट्रोल दबाओगे तो कोई भी ब्रश है वो जो अपना काम है उसके विपरीत काम करेगा। तो तुम इससे थोड़ी सी और मदद ले सकते हो। कंट्रोल Z दबाऊंगा, मैं वापस से अंडू करूँगा। और एक जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, मैं सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर जाता हूँ और जो हमने क्रिएट किया है
इनके अंदर नॉर्मल्स होते हैं। अब मैं तुम्हें नॉर्मल के बारे में बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। ऊपर ही ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ इसका क्या नाम है, शो ओवरलेस। इसके ऊपर जो साइड में एक एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें नीचे ही नीचे एक ऑप्शन है फेस ओरिएंटेशन। जैसे ही तुम इसे टिक करोगे तो तुम्हें यहाँ दो कलर दिखाई दे रहे हैं। एक तो कुछ ब्लू टाइप का है और एक है रेड। तो रेड जो है वो हमें नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर रेड दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो ब्लेंडर है इसके पास दो प्रकार के जो फेसेस हैं वो होते हैं। मैं तुम्हें एडिट मोड के अंदर जाकर थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊँगा। तो मैं एक बार इसे ऑफ़ कर देता हूँ, फेस ओरिएंटेशन को ऑफ़ कर देता हूँ और वापस से हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलते हैं। और अब मैं इन सब को हाइड कर देता हूँ। एक बार मैं ए प्रेस करूँगा, सारों को सेलेक्ट करूँगा और एच प्रेस करूँगा और शिफ्ट ए दबाऊँगा और मैं मैश के अंदर जाऊँगा और एक प्लेन ऐड करूँगा। तो अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो एक तो इसके जो ऊपर फ्रंट में जो फेस है ये फेस है, और एक इसके जो पीछे भी तो फेस है, मतलब पेपर है तो इसके पीछे भी जगह है और ऊपर भी। तो जब हम नॉर्मल्स में रेड को देखते हैं तो रेड हमेशा पीछे जो फेस है वो होता है और जो सामने वाला फेस है वो ब्लू होता है। लेकिन कभी कभी जब हम इसके अंदर एडिटिंग करते हैं तो ये फ्लिप हो जाते हैं और जो रेड वाले जो फेसेस हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब मैं तुम्हें शिफ्ट ए और मैं क्यूब एक ऐड कर लेता हूँ। इसके अंदर बताऊँ तो जो हमारे क्यूब के जो फेसेस हैं वो बाहर की तरफ हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो फेसेस हैं जो अंदर वाले हैं वो तो बाहर की तरफ हो जाते हैं और जो बाहर वाले हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, जिससे कि हमारे रेंडर में दिक्कत आ सकती है। या फिर तुम अपनी चीज़ों को जब एक्सपोर्ट करोगे और किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। अब अगर तुम्हें इसका मैं क्यूब का अगर एग्जांपल दूं और वापस से स्क्रिप्ट मोड के अंदर जाएं और हमारा जो फेस ओरिएंटेशन है अगर मैं इसे ऑन करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बाहर की तरफ सब चीज़ें ब्लू हैं और अगर मैं इसके अंदर वाले फेसेस को दिखाऊं तो रेड है। और ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। अगर ये रेड बाहर की तरफ है मतलब दिक्कत है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हमारी कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी या फिर कुछ भी प्रकार की दिक्कत हमें आ सकती है। और कभी कभी जब हमारे मॉडिफायर हैं उन्हें अप्लाई करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो उन दिक्कत से बचने के लिए हमें इन कलर को चेंज करना होता है। और इन्हें चेंज करने के लिए तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाता हूँ, हमारे क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और जो हमारे ऑल्ट एच प्रेस करूँगा और इन सभी को वापस से अनहाइड करूँगा। हमारी जो पिक्चर है मैं इसे हाइड कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और वापस से हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर चलते हैं। मैं इसे हमारे जो भेड़िया है इसे सेलेक्ट करूँगा और स्क्रिप्ट मोड के अंदर चलते हैं। अब अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो हमने जो भेड़िया बनाया था इसके फेसेस हैं वो सारे के सारे बदल चुके हैं और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं जो हमारा भेड़िया है वो सेलेक्टेड है और हमें इसके जो नॉर्मल्स हैं इन्हें नॉर्मल्स बोला जाता है, इन्हें बदलना होगा। हमें इन नॉर्मल्स को बदलने के लिए सबसे पहले तो इसके एडिट मोड के अंदर जाना है और इसके जो सारे वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करना है। इन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम ए प्रेस करेंगे जिससे कि जितने भी हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हमें जाना है मैश के अंदर। मैश के अंदर हमें नॉर्मल्स का ऑप्शन है और नॉर्मल्स के अंदर फ्लिप का ऑप्शन है। जैसे ही मैं फ्लिप के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब वापस ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलते हैं तो तुम्हें दिख रहा है तो सारे के सारे जो फेसेस हैं वो अब सही हो गए हैं। और अब मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाऊँगा और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे सेलेक्ट करूँगा और वापस से हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर जाएंगे और मैं टैब दबाकर एडिट मोड के अंदर आ गया और ए प्रेस करूँगा तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। और अब बारी है हमारे मैश के अंदर जाकर नॉर्मल्स को फ्लिप करने की। तो मैंने इसे भी फ्लिप कर दिया है और अब हमारा जो पार्ट है वो सब कुछ सही है। तो मैंने तुम्हें आज कुछ स्क्रिप्ट टूल के बारे में बता दिया और नॉर्मल्स के बारे में बता दिया। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।